सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। वाह साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय बता दूं आप लोगों को वैसे और आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को और हमारे जो मेहमान हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हालांकि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में शिक्षा को लेकर बहुत उन्होंने खुद अपने जीवन में संघर्ष किया। और शिक्षा का जो महत्व है वो आज कितना है, क्योंकि जिन लोगों ने सही शिक्षा को ग्रहण किया, जीवन का अनुभव प्राप्त किया, वो आज हर दिशा में अपने परचम फहरा रहे हैं। तो जैसा कि अभी साहू जी ने कहा भी कि तकनीकी शिक्षा को लेकर अगर हमारे भारत के छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगा आज के वर्तमान परिवेश में, तो देश और दुनिया की जानकारी से अनभिज्ञ रहेंगे। सिर्फ किताबी ज्ञान को ले लेना ही शिक्षा नहीं है। दुनिया की तमाम जानकारियों को अपने अंदर में संजो के रखना, पल पल हो रही घटनाओं की जानकारी को रखना, ये सारी चीजें हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रही हैं, इन सब चीजों को जानने समझने को समझने की जरूरत है। तो मैं आज के इस शिक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने हागल की इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, और भाटिया साहब ने भी कहा है कि हम इस विषय पर हम बच्चों को बुला करके जोड़ के एक नई एजुकेशन सिस्टम को लागू करें, जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जो ज्ञान की शिक्षा की बातों को अच्छे से समझते हैं, जो कुलपति लेवल के जो अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष करके मुकाम हासिल किया है, ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बुला करके हम अपने बच्चों को, आने वाले न्यू जनरेशन को मोटिवेशनल प्रोग्राम करें। ऐसी हमारे प्रयास है। और आज इस विषय पर हम लोगों ने बहुत सारे छात्र छात्राओं को लिंक भेजा था, लेकिन किसी कारणवश हमारे साथ आज वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में कोशिश करेंगे वो हमारे साथ जुड़े। लेकिन आज हमारे साथ तिरलू त्रिलोचन जगत हमारे साथ जुड़े हैं, छात्र है। और हमें ऐसे ही बहुत सारे छात्र छात्राओं को इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम उनको जो हमारी महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा होती है उस पर उनका लाभ मिल सके। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए शिक्षा के संदर्भ में आज एजुकेशन हब को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर हम विस्तार से सेशन चलाने वाले हैं, एपिसोड चलाने वाले हैं। हफ्ते में एक बार हमारा ये सेशन हुआ करेगा, जिसमें विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राएं भी हो, स्टूडेंट जो कम 12वीं से लेकर उधर तक के बच्चे हों, ऐसे लोगों को बुला करके हम इसमें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं इस विषय पर संतोष साहू जी से चाहूंगा कि वो प्रथम वक्तव्य के रूप में अपनी बात रखें और लोगों को मार्गदर्शन भी करें कि शिक्षा नीति को लेकर बाबा साहब की जो सोच थी वो क्या थी, और उन्होंने क्यों ऐसा शब्द का संचार किया था, ताकि वो शिक्षित बन करके हमारे समाज को नई दिशा और दशा की ओर ले जा सकें। संतोष साहू साहब। संतोष साहू जी, अपनी आवाज क्यों म्यूट करें, अपनी आवाज। सांसू जी। जी, वाय साहब, मानवता का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं भारत रत्न महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब को इस मौके पे नमन करते हुए अपनी बातों को मैं रखना चाहता हूँ। आपने जैसा कहा कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो गुर्राएगा, दहाड़ेगा। ये बात आप व्यवहारिक रूप से भी देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो बालकाल है, किस तरीके से शिक्षा वो किस विषम परिस्थिति में अर्जित किए। विद्यालय के क्लासरूम से बाहर बैठना, दरवाजे के पास बैठ के शिक्षा लेना, अछूतपन का शिकार होना। शायद दुनिया में महामानव डॉक्टर बाबा साहब को जो यातना भारत में उनके खुद के जमीन पर, उनके खुद के देश पर जिस यातना से गुजरे और शिक्षा हासिल किए और भारत से बाहर जाकर
दुनिया के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा अध्ययन किया और उसका परिणाम आज करोड़ों करोड़ों लोग लाभान्वित हैं। अगर आज भारत का संविधान, लिखित संविधान भारत में संभव हुआ, अस्तित्व में है, तो इसका श्रेय महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को है। और बाबा साहब शिक्षा अध्ययन किए, इसके बाद ये संभव हुआ। तो शिक्षा सर्वोपरि है। बाबा साहब ने कहा कि अपने लोगों को समझाया कि 2 वक्त में 1 वक्त की रोटी आप खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। और शिक्षा पे उन्होंने कितना जोर दिया। हम शिक्षा, जब हमें अक्षर ज्ञान होगा, सिलेबस और सिलेबस के बाहर के जो प्रकांड विद्वान हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, उनकी किताबों को जब हम पढ़ेंगे, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, किस वक्त उन्होंने क्या अनुभव किया और कैसे लिखा, उसका देश और दुनिया में रहने वाले समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, शोधपरक बातों को समझेंगे नहीं, चिंतन जिन लोगों ने किया उनके उन चिंतकों के लिखी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, तो हमें कैसे जानकारी होगा। मनुष्य ऐसा नहीं है कि जन्मजात विद्वान हो जाता है, वो निरंतर परिश्रम 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 के बाद का परिणाम है। बाबा साहब के जीवन को अगर भारत के लोग, जिस तरीके से दुनिया के लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके किए कार्यों को वो विश्लेषण कर रहे हैं, काश भारत में भी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर अगर भारत के लोग बाबा साहब के जीवन को पढ़ें, उनके लिखे किताबों को पढ़ें, उनके संघर्ष, उनके आंदोलन। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पानी पी, हम इंसान हैं, हम पानी, हमें भी पीने का हक है, हम भी मंदिरों में जा सकते हैं, ईश्वर सबके लिए समान है। ऐसी बुनियादी बातों के लिए अगर बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पत्थर बरसाए गए, तो ये शिक्षा के बदौलत ही संभव हुआ। अगर बाबा साहब नहीं पढ़े होते, अक्षर ज्ञान नहीं होता, तो इतने बड़े बड़े कार्य, हजारों साल की जो त्रासदी है भारत में, जो वर्णवादी व्यवस्था के माध्यम से, जातिवादी व्यवस्था के माध्यम से, ये कैसे दूर होता। तो शिक्षा, भारत में सबसे ज्यादा शोधपरक शिक्षा, इतिहास को बखूबी हमारे विद्यार्थी समझें। इतिहास हमारा विरासत है, जब तक हम अपने विरासत को नहीं समझेंगे, हम अपने भविष्य का निर्माण कैसे करें। अभी भारत में तो सिर्फ विद्यालयों में आप देख रहे हैं कि सरकारी विद्यालयों में या महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि बच्चे कैसे भी पास हो जाए, अच्छे अंक लाएं, आंसर क्वेश्चन के सीट को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। ऐसे में वो पूरे देश और दुनिया के बेहतरीन जानकारी को कैसे हासिल करेंगे। क्या कुंजी पढ़कर हासिल होगा, क्या गाइड पढ़कर हासिल होगा, क्या एक सिलेबस के दायरे में कैद हो जाएं तो क्या इतनी बड़ी बड़ी जानकारी हमें मिलेगी। इन बातों को भारतीय। साहू जी, आपकी आवाज फिर से म्यूट हो गई, आवाज। साहू जी, किया जा रहा है, ये सिर्फ अच्छी शिक्षा, ज्ञानवर्धक शिक्षा, हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलन के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे। हम अपने महापुरुषों को पढ़ें, संत रविदास महाराज जी को देखिए, संत कबीर को देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज को देखिए, तथागत गौतम बुद्ध जो दुनिया का पहला वैज्ञानिक। आज भारत में सर्वे कराया जाए कि तथागत बुद्ध का जीवन कैसा था, उनका कार्यकाल कैसा था, उनके जीवन भर के आंदोलन क्या हुए, आंदोलन का परिणाम क्या भारत में पड़ा। तो अगर आप सर्वे कराएं तो मुश्किल से 100 में 40-50% लोग मुश्किल से इन बातों को बता पाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध जैसे युग पुरुष को अगर हम भारत के लोग नहीं जान रहे हैं, इस धरती पे रहे, 80 वर्ष जीवित रहे,
उनके कार्यों को हम नहीं जान पा रहे, उनके विरासत को नहीं समझ पा रहे, तो क्या कोई दूसरा गौतम बुद्ध भारत में बन सकता है? महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किए कार्यों को हमें पता नहीं है, उनके जिए हुए जीवन को हमें पता नहीं है। तो ये कैसा लोग प्रारंभिक शिक्षा, मिडिल का शिक्षा, हाई स्कूल का शिक्षा, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, तमाम डिग्रियां हमारे पास आ रही हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में भारतीय सामाजिक व्यवस्था का हमें समझ डेवलप नहीं हो पा रहा है। अभी बाबा साहब को आरोप लगाया जाता है कि नहीं, जातिवाद बाबा साहब की वजह से फैल रहा है। कितना अवैज्ञानिक और अंधविश्वास फैलाने वाला बात है। अरे भारत में हजारों जाति उपजाति में बिखरे हुए लोगों को बाबा साहब का भारत के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि 140 करोड़ अभी भारत में लोग हैं, उनको 5 समूह में लाकर इस देश को जोड़ने का काम उन्होंने किया। और आज विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं? आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, बाबा साहब के संविधान से देश बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है। मतलब जो नहीं है उसका पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है, और जो किया गया उसकी जानकारी नहीं है। ये सिर्फ शिक्षा के बदौलत आएगा, और देश और दुनिया के विद्वानों से जब हमारे देश के विद्यार्थी जुड़ेंगे तभी ये सारा चीज संभव होगा। ये बहुत अच्छा विषय आपने लगाया है, मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहब। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। बहुत स्वागत है भाटिया सर, काफी दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है। इस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, और इस विषय को विस्तार करने से पहले मैं थोड़ी सी और टिप्पणी भी कर लेता हूं, क्योंकि हम लोगों ने अभी छत्तीसगढ़ में, मैं रायपुर गया था, और भी बहुत सारे हमारे जो संगठन है, समाज के छात्र छात्राओं का विंग है, कॉलेज का विंग है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं, इन लोगों को, कई प्रोफेसर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो उनका कहना है कि ये जो पहल आप करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और अमेरिका से और पंजाब से हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, कुल सचिव लेवल के जो ज्ञानवान हैं, उन लोगों को लेकर के हम अपने बच्चों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, छात्र छात्राओं को अगर दे सके तो एक बहुत बड़ा उपकार भी होगा। और ये प्रोग्राम लगातार लुधियाना और पंजाब के राज्यों में लगातार जारी है। वहाँ लाखों लाखों बेटियों को, बच्चों को एजुकेशन के लिए लगातार वहाँ पे ऐसी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसका लाभ उन बच्चों को, वहाँ के लोगों को मिल रहा है। और यही कारण है कि देश और दुनिया में तमाम जगह सिक्का गाड़ने में हमारे सिख समाज के भाइयों का, हमारे बहनों का और बेटियों का जो उत्थान और विकास हो रहा है, क्योंकि वो गुरुओं के मार्गदर्शन पर बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। नेक इंसान बच्चों को बनाए जा रहे हैं, और यही नेक इंसान बनाए जाने की, मानवता को बनाए जाने का जो संदेश बाबा गुरु नानक साहब जी ने जो दिया है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। और जितना भी बन सके, हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भाटिया सर बार बार कहते हैं कि हम बच्चों को नई दिशा की ओर ले जा सकें, उनको, उनके दिमाग को परिवर्तित कर सकें, तो एक बड़ा अच्छा काम होगा। तो आज के इस परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए, मैं लास्ट में भाटिया सर को बुलाऊंगा, ताकि सभी वक्तव्यों का बात पूरी हो जाए, क्योंकि मेन कंक्लूजन अगर बात करनी है तो भाटिया साहब ही हैं उसके लिए। तो मैं, हमारे साथ एक छात्र जुड़ गए हैं आज, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, त्रिलोचन जगत जी। हमें सुन पा रहे हैं त्रिलोचन जी? जी सर। अभी आपने संतोष साहू जी की बात को सुना है, और आज का विषय को लेकर हम लोगों ने बहुत से छात्र छात्राओं को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी कारणवश आज के इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए हैं। और आप जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को, उनको बताएं कि ऐसे मोटिवेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, इस पे आप जुड़े, क्योंकि हर आदमी के पास में स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन का उपयोग कैसे करें, ज्ञानवर्धक बातों को कैसे उपयोग कर सकें, इसके लिए आप उनको बताएं। कम से कम आप 10-20 बच्चों को बता सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में बता सकते हैं, कि ऐसे वेबिनार के माध्यम से देश और दुनिया के बुद्धिजीवियों की बातों को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की ये जो परिचर्चा पर जो अभी बातें चल के आई है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को शिक्षा जगत की ओर अपने जीवन को कैसे ले जा सकते हैं, कैसे एक अच्छे मार्ग में ले जा सकते हैं, उसके लिए क्या सोचते हैं, और आपकी जो सोच है, एक छात्र होने के नाते, एक कॉलेज का स्टूडेंट होने के नाते, आप अपने भविष्य को किस ढंग से सोचते हैं, आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। सर आप बोलिए सर।
जी सर, जी सर। अपनी बात रखें। जी सर, मैं क्या बोलूं सर, मैं आपकी बातों को सब सुन रहा हूँ सर। नहीं, आप अपने विचार तो आप रख सकते हो ना। इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब हमारे जुड़ गए हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो मैं, आप एक छात्र होने के नाते अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? पढ़ लिख करके क्या करेंगे? रोटी रोजगार के लिए क्या सोचेंगे? नौकरी कौन सा सोचेंगे? डॉक्टर बनना सोच रहे हैं? आईपीएस का अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? सोच क्या है आपका जी लक्ष्य सर, क्या है? जी सर, मेरा सोच टीचर बनना है सर। टीचर बनना है। जी सर। तो आप कैसे एक उच्च टीचर, हाई क्वालिटी का टीचर बन सकते हैं? कैसे लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं? जब आप टीचर बनने की सपना सोच रहे हैं और आप यहाँ पे अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे, किस टाइप का टीचर बनना चाह रहे हैं? सर, एक तो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, सभी को मैं प्रणाम। जी। जी सर। आप नर्वस मत होइए, आप खुल के, जैसे हम घर में नर्वस बात करते हैं, वैसी बात अपने नहीं सर, लेकिन बात करते पहली हैं, बात वैसा। मैं वीडियो कॉलिंग में आया सर, जब जितने बड़े लोग हैं सर, तो पहली बार मेरे को थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, इसीलिए। चलो पहली ठीक है। बात है, सुनिए मैं कह रहा हूँ त्रिलोचन जी, पहली बात है बड़े लोगों के बारे में परवाह मत कीजिए। आप अपने आप को छोटा क्यों समझते हैं? यही सबसे कमी है। यही आप में सबसे कमी है कि अपने आप को छोटा समझते हैं। जी सर। यही जरूरी है कि मानसिक विकास के लिए कोई भी छोटा नहीं है। आप जिस लेवल के पर ही हैं, जिस जिस उम्र के भी हैं, कोई बात नहीं। अपने मन की बात आप रखें, कहें। क्या आप अपनी जो एजुकेशन आपको मिल रही है कॉलेज में, क्या आप उससे जी सर। संतुष्ट हैं? जी सर। क्या क्या जो एजुकेशन आपको मिल रही है, उस एजुकेशन से आप आगे बढ़ पाएंगे संसार में? सर, इस बारे में क्या बताऊं सर। और आप यहाँ पर कुरे साहब हमेशा जाति की बात करते हैं। अभी जी साहू सर। साहब ने अपने विरासत की बात कही, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या जानते हैं हम आप जाति पात के बारे में और भारत में क्या हो रहा है? सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं सर। अच्छा, ठीक है। सर, यही चलो तो ठीक साहू है, साहब इसे बार बार चलिए, कहते आप हैं। नर्वस ना हो, जी हम सर। आपसे दोबारा और भी बात करेंगे। आप हमारे जी जो सर। बुद्धिजीवियों के विचार को आप सुनते रहें। मैं धनेश्वरी कुरे मैम से चाहूंगा कि आपने बहुत सारे छात्र छात्राओं को आप पढ़ा रही हैं, बहुत लंबे समय से आपको अनुभव है। जैसा कि अभी त्रिलोचन जी नर्वस हो रहे हैं, तो हमारे जो बच्चों को फ्रेंकनेस होना चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और हर बच्चों के जी हाथ को मैं देखता हूं कि वो दिन दिन भर मोबाइल पे बिजी रहते हैं। क्या देखते हैं, कौन सी ऐसी चीज को वो ज्ञान हासिल करते हैं? क्योंकि मोबाइल में, गूगल में तो तमाम दुनिया की जानकारी सारा भरा पड़ा है। तो ये बच्चे मोबाइल को अपने हाथ में लेकर के, स्मार्टफोन को लेकर के क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या इसको समझती हैं आप एक टीचर होने के नाते? जी, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग आप सभी को। जय जोहार, जय सतनाम। मैं धनेश्वरी कुरे बसना से शिक्षिका हूँ, आप सभी जान रहे हैं। और इसके पहले भी एजुकेशन के विषय में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, विचार का आदान प्रदान हो चुका है। और इसके पहले मैंने साहू जी का भी विचार सुना, जो बहुत ही तर्कपूर्ण है और चिंतनीय है। और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था। और आज वो और उनके विचार, उनके कार्य किस मुकाम पर हैं, वो सभी जानते हैं। आज बात हो रही है एजुकेशन की। वर्तमान एजुकेशन क्या बच्चों के लिए उपयुक्त है? क्या भविष्य में उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो सकता है? उनका जीवन यापन हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। तो मुख्य बात ये है सर जी कि हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम है वो तर्कपूर्ण नहीं है, ना व्यवहारिक नहीं है। जहां तक हम उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते हमने बहुत सारी बातों को गौर किया, उसका विश्लेषण भी करते हैं, विचार भी करते हैं। यहाँ केवल पुस्तकीय ज्ञान है, इस बात को मैंने पहले भी रखा था। और जो मूल्यांकन पद्धति, जिस प्रकार से हम बच्चों को मूल्यांकन करते हैं, वो केवल लिखित है, प्रैक्टिकल नहीं है, जहाँ पे बच्चे बोल सके, मौखिक नहीं है, जहाँ बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। जैसे अभी
हमारे बीच हमारे स्टूडेंट हैं त्रिलोचन जगत जी, वो बहुत ही होनहार बच्चा है वो, और एजुकेशन में अपना योगदान भी दे रहा है। और खुशी की बात यह है कि वो मेरे ही स्कूल में शिक्षा दान कर रहा है, और वो जब क्लास में टीचिंग करता है तो उसकी टीचिंग देखते बनती है, क्योंकि मैंने उसको देखा है। और एक्चुअल में क्या है कि आज पहली बार वो जूम मीटिंग में आया है, फेस कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। तो यहाँ बात एजुकेशन की हो रही है। तो वर्तमान परिवेश में एजुकेशन केवल एक कागजी जो रहता है, प्रशस्ति पत्र जिसको कह सकते हैं, वो बन गया है। वास्तव में जीवन में, व्यवहारिकता में उसका कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि जैसे इसके पहले एक टेक्निकल एजुकेशन की बात हुई है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो भारत है विश्व गुरु है, और यहाँ से हर चीज का आविष्कार हुआ है, आध्यात्मिक, धार्मिक, टेक्निकली, तकनीकी, सब चीज का, ज्योतिष, गणना, विज्ञान, सभी चीज का, जिसको लोग फॉलो करते हैं। हम उस गहराई तक नहीं पहुंचते। दूसरी बात, हमारा जो पाठ्यक्रम है, जैसे इतिहास के बारे में साहू जी ने बताया, इतिहास में हम क्या पढ़ाते हैं, अभी तक वाकई में बच्चे अंबेडकर साहब के बारे में नहीं जानते, डिटेल से नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में खामी है, क्योंकि हम अपने जो पुराने पूर्वज लोग हैं, या उनकी योगदान है, या उनकी जो उपलब्धियां हैं, उसको हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करते। गलती हमारी है, और हम एक शिक्षक होने के नाते हम विवश हैं उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए। जैसे कि अभी वर्तमान की जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। अभी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बेसलाइन एग्जाम हो रहा है। ये बेसलाइन क्या होता है, गवर्नमेंट खुद नहीं समझ पा रही है। बेसलाइन होता क्या है? केवल लिखित परीक्षा, और उसको इस प्रकार से हवा बना दिया जा रहा है कि बच्चे उसके प्रति सहज नहीं हो पा रहे हैं। बच्चा जो चीज बेस में सीखेगा उसी को बनाएगा। मूल्यांकन करने का हक एक टीचर को होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को। मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां पे बच्चों का स्तर जान रहे हैं, उनका एजुकेशन स्तर जान रहे हैं, उनकी दक्षता को हम जान रहे हैं, तो उनका मूल्यांकन करने का हक हमें होना चाहिए। हम निर्धारित करेंगे, प्रश्न पत्र लागू करते हैं, मूल्यांकन करवाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं। बच्चा क्या सीखता है? केवल कागज लेके चला जाता है साल भर में। दूसरी बात कि यहाँ पे सभी को एक ही तराजू में तौला जाता है। बहुत से बच्चे साल भर स्कूल नहीं आए, लेकिन अगले कक्षा के लिए प्रमोट हो जाते हैं। जो बच्चे साल भर स्कूल आया है और मेहनत करके पढ़, वो भी उसी कक्षा में जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपेयर वाली बात हो जाती है। बच्चे इस चीज को समझते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं। अब इस बात को अधिकारी लोग नहीं समझेंगे। जैसे आपने कहा कि बहुत से IAS ऑफिसर हैं जो बहुत संघर्ष करके उस पद तक पहुंचे हैं, तो मैं जान रही हूँ, और आप भी इस बात को जान रहे हैं कि हमारे एजुकेशन विभाग में बहुत से IAS ऑफिसर हैं जो योजना बनाते समय रहते हैं मौजूद, उनको जानकारी रहती है। तो क्या वो फील्ड को नहीं जानते? क्या वो वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं? प्रश्न यहाँ पे होता है। तो हम एक शिक्षक होने के नाते हम तो नकल ही करवा रहे हैं सर। दूसरे का पुस्तक जो लागू हुआ है, दूसरे का जो पाठ्यक्रम है उसको लागू हुआ है, हम अपने तरफ से कोई एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। मतलब हम केवल पढ़ा रहे हैं, उनमें दक्षता लागू नहीं कर रहे हैं। केवल शब्द ज्ञान दे रहे हैं, अक्षर पहचानना सीख रहे हैं, बच्चे लिखना सीख रहे हैं, अभिव्यक्त करना नहीं जान रहे हैं। अभी दिक्कत आई जगत सर के साथ। वो बहुत ही टैलेंटेड है, उनमें बहुत सारी हुनर है, कूट कूट के भरा है, लेकिन वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खामी था। इस चीज को मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट भी रहा है, और साथ ही साथ आज हमारे साथ वो शिक्षा दान भी कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। वो चाहे तो कर सकता है। तो उसके लिए हमने क्या प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं केवल एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, मैं बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ऑल इंडिया में जितने भी हैं उनकी बात कर रही हूँ, कि उनके लिए हमने आगे भविष्य में क्या प्लेटफॉर्म बनाया है। उनके भविष्य का निर्धारण गवर्नमेंट एजुकेशन के आधार पर किस प्रकार से निर्धारित कर दी है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसका उत्तर हमको ही खोजना है, और उसका समाधान भी हमको ही निकालना है। आगे की चर्चा के लिए सर आप आमंत्रित हैं। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया धनेश्वरी मैम, आप अपने अनुभव की बात को शेयर करने की कोशिश किया है, बहुत शुक्रिया। मैं अभी करीब सभी की बातें पूरी हो गई है। मैं भाटिया साहब से निवेदन करूंगा कि जिस दिन से हमारी भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पर आपने कई बार हमारे लोगों की बातों को आप सुन चुके हैं, और इस पर आपने सलाह भी दे चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो बहुत सारे बहुसंख्यक जो यूथ एजुकेटेड पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ लिख करके आज डिप्रेशन की शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट की दिशा में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हर साल लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं पढ़ लिख करके।
जब वो पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा को लेकर हो, विभिन्न प्रकार के आईटी सेक्टर में हो, कंप्यूटर करके बैठे हुए हैं, आईआईटी इंजीनियर करके बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी करके बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं, आज लाखों की संख्या में इसकी संख्या है। तो इस सिस्टम को लेकर जिस ढंग से वैश्विक देशों में लोग छोटे छोटे कामों को कर करके, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, युवा हो, वो छोटा काम करके भी उसको उस काम को छोटा महसूस नहीं करता है। तो हमारे भारतवासियों के मन स्थिति में जो ये बातें बैठ गई है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उबार सकते हैं, इस पर आज की इस परिचर्चा पर मैं चाहूंगा कि आप अमेरिका की धरती से हमारे भारत के छात्र छात्राओं को, बच्चों को मोटिवेशन करें, इस दिशा में आपने कहा भी है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक संदेश के रूप में आपके विचार लेना चाहूंगा। जसवीर भाटिया सर। भाटिया सर, आपकी आवाज म्यूट करें सर, भाटिया सर। पहले सबको सत श्री अकाल, जय जोहार, जय भीम, नमस्कार, सतनाम। आपका जो विषय है वैसा मान्यता को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सब्जेक्ट आपने चुना है। और जैसे बहन धनेश्वर जी ने कहा, कई बार इसके बारे में बातें कर चुके हैं और मैंने सुना अभी साहू साहब को, उनकी एक एक शब्द जो है उनका सिर्फ जानकारी नहीं देता, प्रेरणा भी देता है। लेकिन जो मैं सुझाव दिए हैं वो तो यहाँ के लोगों के हिसाब से जो देखता हूँ करते हैं। लेकिन भारत में जो सिस्टम है वो तो भारत का रहेगा, मैं तो चेंज नहीं कर सकता ना आप ही चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ का सिस्टम बना है वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन जैसे आपने मेंशन किया कि पंजाब से कोशिश चल रही थी, मैंने अभी सरदार सरबजीत सिंह जो है उसके जो शुरू किया है, जिन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर भी हैं, तो उनसे मेरी बात हुई और वो अगले हफ्ते मंगलवार को हमारे साथ जुड़ेंगे जी। तो आप नोट कर लें, अगले हफ्ते मंगलवार को मैंने 8:45 बजे आपके समय का उनको टाइम दिया है। लेकिन देखता हूँ आप 9:45 बजे तैयार तो नहीं होते, 9 बजे ही शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। तो अगले हफ्ते मंगलवार को हमारे साथ वो जुड़ेंगे और अपना प्रोग्राम क्या है, कैसे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आजकल, तो बहुत सक्सेसफुल है वो। सिर्फ इतना ही नहीं कि बच्चे जो उनके साथ पढ़ते हैं उनको इंसेंटिव भी है, पैसे भी देते हैं। एक किताब पढ़ लें तो उसके उनको पॉइंट्स मिलते हैं, उनको फिर पुरस्कार भी दिया जाता है। तो वो जुड़ेंगे और इसके लिए आप जितने भी छात्र और दूसरे जो टीचर साहिबान हैं जो आपके साथ मिल सकते हैं, उनको बुला लीजिए ताकि उनके आने का पूरा फायदा उठा सके। बाकी जो साहू साहब ने कहा है वो 100% सही है। उसमें और आगे मैं क्या कह सकता हूँ, मानसिक जागृति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और एक बात जो भारत के लोगों में, बच्चों में शायद मैं देखता हूँ, मैं अपनी जो एजुकेशन हुई उसके हिसाब से समझता हूँ कि हमारे अंदर रिसर्च एटीट्यूड यानी कि खोज की विचारधारा नहीं है। हमें जो पढ़ा दिया, किताबों में रट लिया, नंबर ले लिए, पास कर लिए, एग्जाम हो गया, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। लेकिन खोज करने की जो प्रवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, वो नहीं है। ये जो चीज देखता हूं मैं यहाँ हमारे इस यूएसए में जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को हर 3 महीने में एक बाद एक टर्म पेपर दिया जाता है जिसमें उनको खुद रिसर्च करनी पड़ती है, इंटरनेट से, कहीं से भी, दूसरे से बात करके, टीचर से डिस्कस करके, पेरेंट्स से डिस्कस करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमारे अब पोते पोतियां दोतियां हैं, एक बार अब वो 4th क्लास का बच्चा, 4th क्लास में, 4 स्टैंडर्ड में, उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया कि वॉल्केनो क्या होता है जी, और वॉल्केनो के बारे में पूरी जानकारी भी बना समझिए और वॉल्केनो को एक मॉडल बनाइए। अब वो उसमें मेरी मिसेस भी बच्चों को हेल्प तो करनी पड़ती है,
तो बहुत ही सुंदर उन्होंने मिट्टी का एक बना के उसके अंदर लावा जो निकलता है उसमें कोका कोला डाल के बीच में सोडा डाल के तो एकदम से उबलता है, ऐसे जो लावा जमीन से निकलता है। तो ऐसे बच्चे जो है खोज करते हैं मॉडल बना के। क्लास में डिबेट्स होती है, जैसे अभी मुझे हैरानी हुई कि हमारा बेटा जो अभी त्रिलोचन बात नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उनको डिबेट करने की आदत नहीं है। हमारे इधर 4 के बच्चे हैं, यूं क्लास में खड़े होकर बात करते हैं जैसे कि बड़े इतने कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे होता है? तो यहाँ डिबेट्स कराई जाती है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों के साथ डिबेट करो, उसके लिए खोज करो, समझो सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में। जैसे बाबा साहब के ऊपर डिबेट करा, बाबा साहब कौन थे, क्या उनका ज्ञान था, क्या क्या उन्होंने किया, इसके ऊपर डिबेट कराओ कि क्या 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 जानकारी है बच्चों को। इसी तरह से वो हमारे जो समाज में जिन्होंने इस तरह से प्रगति की है उनका ज्ञान भी होगा और उनको खोज करने की आदत पड़ेगी। तो ऐसे कोई विचार हैं। बाकी जहाँ जॉब्स की बात है वो तो आप ज्यादा समझते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक शुरू से ही अंग्रेजों के राज कह दीजिए, एक बाबू पढ़ने का जो है जॉब ढूंढने का, हाँ मुझे कोई नौकरी दे देवे, बस मैंने पढ़ लिया मुझे कोई नौकरी दे देवे। लेकिन यहाँ इस मुल्क में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बड़ी कॉमन है। हर आदमी सोचता है मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं क्या खोज करके कोई ऐसा छोटा बिजनेस शुरू कर सकता। मैं 10 से 15 साल के बच्चे छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर लेते, कोई ना कोई ऐसा। इंटरनेट का, आज तो इंटरनेट का इतना जमाना है, वो फेसबुक पे डायरेक्ट कितना पैसा कमा लेते हैं, कोई ना कोई ऐप बना के, कोई वीडियो बना के। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें बच्चों की मानसिक प्रगति बहुत होती है, मानसिक प्रोग्रेस होती है, वो सोचते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ती है। ये बात जो है भारतीय के सिस्टम में शायद कमी है, उस बात की जो बहन जी ने कहा, दिनेश्वर जी ने, उस बात की कमी है। बच्चे खुद सोचें, क्रिएट करें, नई बात क्रिएट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें, ना कि कागज लेके ढूंढते फिरें दफ्तरों में कोई ना कोई नौकरी मुझे दी। अब देखिए इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितनी नौकरियां को दे सकता है। यहाँ तो इंडस्ट्रीज इतनी हो, फैक्ट्रियां हो इतनी ज्यादा कि हर के लिए कोई ना कोई जॉब मिल सके। उसके लिए भी तकनीकी जानकारी चाहिए, जैसा साहु साहब जी ने कहा। ये सब बातें हैं जो एक शिक्षा प्रणाली के अंदर होनी चाहिए, जो मैं महसूस करता हूँ कि उस कमी है उसके अंदर। तो इन बातों का ध्यान करें, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँगा। जो संतोष साहब ने कह दिया, देश्वर जी ने कह दिया, उसके ऊपर और क्या कहूँगा। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने सारांश में और कम शब्दों में बहुत ही विस्तार से बातें कह दी है, ये समझने की बात है। मैं संतोष साहू साहब से चाहूंगा कि संतोष साहू साहब, जैसा कि अभी भाटिया साहब ने जो सुझाव दिए हैं, और मैं धनेश्वरी जी सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आने वाले मंगलवार को हम अपने अपने संपर्क में जो यूथ विंग है, जो कॉलेज स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको अधिक से अधिक इसमें इस प्रोग्राम में जोड़ें, ताकि जो हमारे उस दिन गेस्ट आएंगे उनके विचारों को सुनकर उनका लाभ अधिक से अधिक ले सकें। और इसको लेकर हम लोग एक दिन का प्रोग्राम हमारा नहीं है, इसमें हम हफ्ते में या महीने में 1 बार 2 बार इसको लेकर लगातार प्रोग्राम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसका लाभ हम जब तक कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोगों को, भारत के बहुत सारे जो हमारे मूल निवासी कहने वाले जो बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, इनको हम वहां से जोड़ करके अधिक से अधिक लाभ दिलाएं। तो इस स्तर में जो भी हमारे साथ युवा विंग है, हमारे अपने बच्चों के फ्रेंड हैं, वो उनको जानकारी दें, वो और किसी को जानकारी दें। इसके माध्यम से जो सोशल मीडिया में जो ऐसे जो हमारा वेबिनार होता है, इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ करके इसका लाभ लेंगे। और इस दिशा में आप हफ्ते भर का हमारे पास समय है, हफ्ते भर का समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी भाटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एक बात और कहूँ, जो प्रोग्राम कोशिश कर रहे हैं पंजाब से, उसके लिए ये भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में कोई ना कोई ऐसा हो, शिक्षक हो जो कोऑर्डिनेट कर सके उनके साथ, क्योंकि वो दूर से बैठ के बच्चों के साथ तो पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते ना। कोई ना कोई ऐसी सिस्टम बनाना पड़ेगा जो अपने बच्चों को, लोकल बच्चों को उनके साथ गाइड कर दें
इसको ऐसे करना है जैसे बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, तो उसके बारे में विचार रखें। धन्यवाद। तो इस पर मैं चाहूंगा कि इस सुझाव को लेकर धनेश्वरी मैडम जी क्या सोचती हैं, और आपके साथ और भी कितने टीचर्स लोग हैं, या और मैं साहू जी को चाहूंगा कि साहू जी भी एक स्कूल चलाते हैं सीतापुर में, तो वहाँ पे कोई ऐसे टैलेंट टीचर्स हों जो कंप्यूटर की ज्ञान रखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग इससे ऐसे जो सेशन चल रहा है उसको भी हम प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रोग्राम को दिखाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। तो इसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, और हमारे साथ जो जगत त्रिलोचन जी सुन रहे हैं, उनसे भी वो छात्र हैं, वो उनके संपर्क में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, छात्र छात्राएं, मैं आज आसाम भी बात किया था। आसाम की कुछ बच्चियां हमारे साथ जुड़ने वाले थे। वो एक लड़की पीएचडी कर रही है मौसमी करके, लेकिन वो गुवाहाटी में आज थोड़ा उसका कल एग्जाम था, तो वो हमारे प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाई। वो काफी इंटरेस्टेड है ऐसे प्रोग्राम के लिए। तो मैं आसाम से और हरियाणा से और कुछ जगह से, अलग अलग स्टेट से, 12 राज्यों में हमारे सतनामी कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनसे भी मैं संपर्क करके, और छत्तीसगढ़ में तो हमारी बहुत संख्या भी है, तो यहाँ से हम अधिक से अधिक, तो पहली बार में अगर मान लीजिए हम 100 बच्चों को भी जोड़ पाते हैं, तो वो 100 बच्चे फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, उससे और आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसा प्रोग्राम हमारा करने का विचार है। तो मैं साहू जी को और मैडम धनेश्वरी जी का भी निवेदन करूंगा कि इस पर गौर से विचार करते हुए आने वाले समय जो सेशन होगा उनका मंगलवार को, उसमें हम अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ सकें। और मैं जो त्रिलोचन हमारा जो स्टूडेंट है, उनसे भी मैं चाहूंगा कि अपने छात्रों के माध्यम से अपने कॉलेज स्टूडेंट के साथ में मिल करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने में योगदान करने में योगदान करेंगे। तो मैं संतोष साहू जी से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर जो महत्वपूर्ण बातें हो रही है, यही ज्ञान की बातें हैं। और बहुत शुक्रगुजार है मेघराज जी का भी कि उन्होंने अमेरिका से ये हिंदी में चैनल चला करके हमारे लोगों तक बहुत सारी जानकारी और देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चैनल ही है जो हम सब लोगों को, भाटिया जैसे लोगों को, कृपाल सिंह साहब जैसे लोगों से परिचय कराया है, उनके बच्चों से परिचय हुआ है। तो हम ऐसे ही लोगों के बीच में आगे आते रहेंगे। विचार की जो एक ऐसी क्रांति है जो अपनों से भी अपना बना देती है, और यही विचार है। जब हम गुरुओं के ऐसे आदर्शों के ऊपर में हम विचार करके जब जुड़ते चले जाएंगे, तो ये पूरा भारत और पूरा विश्व जो है वसुधैव कुटुंब की भावना से जुड़ जाएगा। और यही वॉइस ऑफ मानवता चैनल का उद्देश्य भी है। तो मैं संतोष साहू जी से चाहूंगा कि भाटिया साहब का जो ये विचार है, इसको हम अधिक से अधिक गंभीरता से लें, और इस पर हम आने वाले मंगलवार को जुड़ पाएं। और ये जब प्रोग्राम सक्सेस होगा, हमारे छात्र छात्राओं को जब पसंद आएगा, तो मुझे लगता है कि लाखों लोगों तक हम पहुंच जाएंगे, बल्कि लाखों क्या, कई लाखों लोग तक पहुंच जाएंगे। तो इस पर मैं संतोष साहू जी से चाहूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें दोबारा। जी, कुछ महीने पहले शिक्षा को लेकर जो बातें हुई थी वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर, मैं सरगुजा के एक गांव में गया। वहां कुछ जानकारी हमें मिली। मैं लोगों से सवाल किया कि इस ग्राम पंचायत में कुल कितनी जनसंख्या है, इन जनसंख्याओं में कितने परसेंट यूथ हैं, बुजुर्गों की क्या स्थिति है, सारा जानकारी लिया मैं सामाजिक संगठन के माध्यम से। तो मुझे वहां एक बात समझ में आई, लोगों ने बताया। मैं पूछा कि यहाँ पे कितने बच्चे हाई स्कूल पास हैं, कितने हायर सेकेंडरी पास हैं, कितने बीए बीएससी बीकॉम हैं, कितने एमए एमएससी ऐसे पढ़े हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ पीएचडी एमफिल किए हैं, कितने इंजीनियर डॉक्टर ऐसे हैं। तो वहां कुछ लोग आए मुझसे बात करने। उन्होंने कहा कि ये पूरे गांव में जो परिस्थिति है, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई होना था वो हो नहीं पा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट के लिए पैसा नहीं है। ये पूरा गांव 9वीं फेल है। इस गांव का नाम लिख देना चाहिए। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि 9वीं फेल गांव।
तो मुझे बड़ा हैरानी हुई, ऐसा कैसे? तो पता चला कि सिर्फ एक बच्चा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बीए करने गए, सिर्फ एक बच्चा। बाकी सारे 9वीं के बाद कोई 10वीं में गया, सारे बच्चे फेल हो गए, वहां एग्जाम देना पड़ा। बिना एग्जाम के लोग 8वीं और 9वीं तक पहुंच गए। तो भारत गांव का देश है, और जहां की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वो भी गांव है। जब चावल पकता है तो सारे चावल को हाथ से दबाया नहीं जाता, एक चावल को पकाने वाला एक चावल को उठा के दबा के बता सकता है कि चावल पका या नहीं पका। वो गांव का जो परिस्थिति है, ये कमोबेश लगभग पूरे भारत के अंदर ये जो शिक्षा की नीति है वो हमारे आने वाले भविष्य को किस तरीके से डैमेज कर रहा है, बौद्धिक रूप से कैसे पंगु बनाया जा रहा है। शिक्षा शिक्षा है, उसको मुफ्त में कैसे आप सिर्फ क्या कागजों की डिग्रियां बांट दी जाए, या लोगों को सिर्फ नाम दस्तखत करने के लायक ही बनाया जाए। ये हमारा देश है दुनिया में। अभी बहन जी ने कहा कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। जब दुनिया के लोग असभ और जंगली जीवन बिता रहे थे तो भारत में विश्वविद्यालय थे, विश्व के लोग भारत में पढ़ने आते थे। कितनी बड़ी बड़ी शोध भारत की जमीन से वो सीखे और दुनिया में ये जानकारी लेकर गए। पर आज भारत में हम आजाद भारत के नागरिक हैं। भारत का जो बजट है वो बजट का कितना % भारत सरकार और राज्यों की बजट में राज्य सरकार शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है, ये सवाल भी शायद सदन के अंदर जिस मजबूती के साथ खड़ा करना था वो संभव नहीं हो पा रहा है। हमारा उन्नति का, प्रगति का, सुख का, शांति का, भाईचारे का, न्याय का, समानता का जो रीढ़ है वो क्या है? वो शिक्षा है। वो शिक्षा के ऊपर हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार, राज्यों की सरकार कितना खर्च कर रहा है, ये भारत के नागरिकों को बिल्कुल बखूबी जानकारी लेना है। और लेना इसलिए जरूरी है कि जब शिक्षा का इस तरीके से ह्रास हो रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो भारत में जाति और धर्म के नाम पे उन्मादी इन्हीं कारणों से पैदा होंगे। हमें आज अच्छे शिक्षा की जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, अच्छे रोजगार की जरूरत है। आपस में हम विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं, वो जानकारी के आधार पर ही हम एक दूसरे को इज्जत और मान दे सकते हैं, और ये सबका स्रोत शिक्षा ही है। तो ये जो आपके द्वारा पहल किया जा रहा है ये बहुत अच्छा है, काफी मजबूत है, और इसकी सख्त जरूरत भारत के एक एक लोगों को है कि हम शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें, शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करें। अभी आपने ही कहा कि हर यूथ के हाथ में लगभग एंड्रॉइड मोबाइल है, और जब ऐसे महत्वपूर्ण बातों के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो उदासीन रवैया रखते हैं। आखिर क्या है ऐसी बातें हैं? तो भारत में शिक्षा का कीमत, शिक्षा से क्या क्या अभी नहीं, आने वाले पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन हमें शिक्षा क्यों जरूरी है। कल भारत शिक्षा के माध्यम से विश्व गुरु था। 22 विश्वविद्यालय भारत के अंदर थे, जो जब शिक्षा का ह्रास हुआ, शिक्षा संस्थान जलाए गए, शिक्षा के दरवाजे 90% से ज्यादा लोगों के लिए भारत में कानून बनाकर बंद कर दिया गया, उसका परिणाम क्या हुआ भारत में? वो तो हम अंग्रेज भारत में विदेशी थे, वो हमारे देश को कब्जा किए, हम उनके कोई पोषक नहीं है, पर भारत में जन जन तक शिक्षा पहुंचे, इसका दरवाजा किसने खोला? वो विदेशी अंग्रेजों ने खोला। और अभी भारत में क्या हो रहा है? स्कूलें बंद की जा रही है। नहीं, यहाँ विद्यार्थी नहीं आते, स्कूल बंद कर दो। विद्यार्थी क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी सर्वे कराया जाए, 5वीं पढ़ रहा है बच्चा, 6वीं क्लास का है, 7th में है, 8th स्टैंडर्ड का है, उसको बखूबी शुद्ध साफ हिंदी में अपना नाम लिखने नहीं आ रहा है, गिनती नहीं आ रहा है, पढ़ाना नहीं आ रहा है, अच्छे से वो किताब को पढ़ नहीं पा रहा है। 8 साल विद्यालय में उनके समय बीत गए, पैसे लग गए, उम्र लग गया,
और अच्छे से किताब शुद्ध हिंदी देवनागरी लिपि पढ़ने नहीं आ रहा है, अच्छे से अंग्रेजी के वाक्य को नहीं जोड़ पा रहा है, तो कब जोड़ेगा वो? क्या हायर एजुकेशन में उनको मात्रा सिखाई जाएगी? फिर दूसरे तरफ शिक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा शैक्षिक कार्यों में लगे हुए जो हमारे आदरणीय शिक्षक हैं, उनकी तनख्वाह हमारे खून पसीने की कमाई से जो हम टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स ही भारत का बजट बनता है, वो बजट से उनको एलोकेट किया जाता है। और हमारे बच्चों में गुणवत्ता नहीं आ रही, वो शिक्षक भी भारत के लोग हैं और जो भविष्य हमारा निर्माण हो रहा है वो भी भारत के लोग हैं। तो शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है आज भारत में, गुणवत्ता युक्त। हमको तकनीकी शिक्षा चाहिए, हमको साइबर युग में आज आप देखिए कि आप यूएसए से बैठ के भारत में ये डिबेट हो रहा है, ये तकनीकी जानकारी। एक तरफ लोग जेट प्लेन में चल रहे हैं, दूसरे तरफ इस देश में कितना शिक्षा के अभाव में किस तरीके से अपने ही बाप दादों के देश में हम 2 वक्त के रोटी के लिए मोहताज हैं, हमारे पास घर नहीं है। क्या भारत में बालू की कमी है, रेत की कमी है, ईंटा नहीं है, छड़ नहीं है, क्या नहीं है? सब कुछ है, पर हम दरिद्र बने हुए हैं, लोगों के उपहास के पात्र बने हुए हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे बच्चे गंदे नाली के पानी में खेल रहे हैं, उसको पी रहे हैं। हर शहर के शुरू और अंत में हजारों लाखों लोग ऐसे नारकी जीवन जीने को विवश है, वो भारत के लोग हैं। आखिर वो ऐसे जीवन क्यों जी रहे हैं, क्यों विवश है? तो गहराई से छानबीन करेंगे तो शिक्षा ही उन तक बखूबी जो शिक्षा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। उनको बोध नहीं हो रहा है कि हमारे बाप दादों का देश है, हम अपने ही देश में गुलाम बने हुए हैं। क्यों? सिर्फ शिक्षा के अभाव के कारण। और हमारे महापुरुषों से हमारा परिचय नहीं है। अगर भारत को समझना है तो तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ना होगा। अगर भारत को समझना है शासन प्रशासन बिल्कुल बेहतर हो तो सम्राट अशोक को समझना होगा। इस देश में कबीर को समझना होगा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को समझना होगा। अच्छे शासन प्रशासन के लिए महाराजा रणजीत सिंह जी जैसे कुशल नेतृत्व, उनके जैसा राजकाज चलाने वाले महाराजा को समझना होगा, पढ़ना होगा। विश्व के अंदर युद्ध कौशल अगर समझना है तो भारत भूमि पे जन्मे वीर शिवाजी महाराज को समझना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी को के जो युद्ध कौशल है विश्व में उनकी तुलना कहाँ हो सकती है? ये हमारे बच्चों को कब मिलेगा, कब हम उनसे परिचय होंगे? इसके लिए आपके द्वारा जो कदम उठाया गया भाई साहब मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी को और भाई जगदीश सतनामी जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप भारत के दुखती रगों पर हाथ रखे हैं। शिक्षा के प्रति लगाव बच्चों में पैदा हो। हमें शिक्षित होना है, शिक्षित के बाद हमें संगठित होना है, फिर हमें संघर्ष करना है। ये बाबा साहब का फार्मूला भारत के जन जन तक पहुंचे। इसमें किसी जाति वर्ग की बात नहीं है, हम किसी जाति और धर्म के विरोधी नहीं है, हम इंसान हैं। इंसानी हक हमें हमारे भूमि पर मिले। ये जो बजट है ये बाहर से नहीं आ रहा, भारत के संसाधनों से बना बजट है। ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के ऊपर खर्च हो ताकि इस देश में सुख शांति रहे, ऐसे तबाही से भारत बच सके। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने ज्वलंत मुद्दों के साथ अपनी प्रखर विचार आज के इस सेशन में रखा है। मैं धनेश्वरी जी से चाहूंगा कि हमारा समय भी नजदीक आ चुका है। हम महत्वपूर्ण बातों को करते करते हमें पता भी नहीं चला कि हम 45 मिनट अपनी बातें रख चुके हैं। मैं धनेश्वरी जी से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में बात रखें। धनेश्वरी जी। जी धन्यवाद भाई साहब जी। बहुत ही सटीक और बिंदुवाद विषय पर साहू सर जी ने अपना विचार व्यक्त किया, जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। और उनकी जो बातें हैं वर्तमान परिवेश में बहुत ही सटीक हैं और उसी परिवेश में हम भी उस एजुकेशन फील्ड को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सटीक बातें जहाँ पे रखी हैं, अगर उस चीज को हम नोटिस करें
तो उस चीजों के लिए हम आगे उसकी योजना बना करके उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा। तो इस संदर्भ में मेरा विचार ये है कि हमारे लाइफ के सर्वांगीण विकास के लिए, टोटल विकास के लिए शिक्षा स्पाइनल का काम करता है, रीढ़ की हड्डी है। और जहाँ पे रीढ़ की हड्डी चरमरा जाए या कहीं पे डैमेज हो जाए तो पूरी व्यवस्था चरमराती है, विकास नहीं हो पाएगा। तो हम जो एजुकेशन दे रहे हैं हमारे फील्ड में, तो उस एजुकेशन में सामाजिक स्तर, सामाजिक परिवेश के साथ साथ आर्थिक जो गतिविधियां हैं, आर्थिक परिवेश है, उसको भी जोड़ा जाए ताकि बच्चे प्रैक्टिकल शिक्षा प्राप्त कर सके। और इसके साथ साथ जैसे साहू सर जी ने एक पॉइंट उन्होंने किया कि ये जो बजट है गवर्नमेंट की, जो हम टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं टीचर लोग, तो उस टैक्स पेयर के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं जो आगे आएंगी। क्योंकि हम जो टैक्स पेमेंट करते हैं वो किस बजट पे जाके खर्च होता है, हमारे एजुकेशन में कितना आता है, हमारा टैक्स हमारे एजुकेशन में कितना आता है। दूसरी बात, एक प्रैक्टिकल बात है और सही बात है, आप किसी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमको एक टीचर लोग को हमारे डीए के लिए हड़ताल करना पड़ता है, हमारे हक के लिए, हमारे पेमेंट के लिए, हमारे डीए के लिए, जो कि संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए हड़ताल करना पड़ता है। कितनी मतलब दुखद बात है। अभी कुछ दिन पहले हड़ताल हुई है, 2-3 चरण में हड़ताल हुए हैं। दुखद बात है ये सब, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जीवन भर हड़ताल में, संघर्ष में गुजर जाएगा तो हम किस उद्देश्य को लेकर के चलें, और जिस उद्देश्य को लेकर के चलने वाले हैं या चल रहे हैं, क्या उसमें हम पूर्ण रूप से वहां तक पहुंच जाएंगे? शायद संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट का रूल ऐसा कि हमको उलझा के रखती है, हमारे कार्य से उलझा के क्यों रखती है? तो इस चीज को हमको समझना होगा। और कागजी ज्ञान के साथ साथ हमको मानसिक जो तर्क है, उसकी दक्षता है, उसको बच्चों में विकसित करनी होगी। ये हमारा प्रयास होना चाहिए सर जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया धनेश्वरी जी। आज की इस परिचर्चा को मैं कार्यक्रम को समाप्त करने की आप सबों से अनुमति भी चाहूंगा। तो जसबीर भाटिया साहब आज के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमारे भारतवासियों को, हमारे देश दुनिया में देख रहे व्हाट्सएप मानवता चैनल के दर्शकों को एक मैसेज के रूप में, जो आने वाले समय में हम इसको विस्तार से प्रोग्राम करने वाले हैं, इस पर एक मैसेज के रूप में आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। जसबीर भाटिया साहब। देखें, बातें तो बहुत हो चुकी हैं जी। साहू साहब ने जो भी कहा है वो प्रेरणाजनक है। बहन जी ने कहा, धनेश्वर जी ने। एक और बात मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो पढ़ाई होती है उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सारा कुछ जो है वो सारा सिलेबस में नहीं लिखा होता, लेकिन जो टीचर्स हैं वो अपनी तरफ से बच्चों को शिक्षित करने के लिए नए नए आइडियाज लाके बच्चों में इंस्टिल करती है। जैसे मैंने डिबेट की बात कही, अब डिबेट जो है कहीं सिलेबस में नहीं लिखा हुआ किस सब्जेक्ट पे डिबेट करनी है, तो ये टीचर की अपनी खोज है। जैसे अभी साहू साहब ने कहा कि उनको बाबा साहब के बारे में मालूम नहीं है, गुरु नानक के बारे में पता है, शिवाजी के बारे में पता नहीं है, तो ऐसे सब्जेक्ट जो हैं उनको डिबेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, वो बच्चे खुद पढ़ें। अच्छा, ये डिबेट है इस सब्जेक्ट के ऊपर, शिवाजी छत्रपति के ऊपर ये डिबेट है, उनको सवाल दें, उनके क्या क्या उनके गुण थे, क्या उनकी युद्ध प्रणाली थी। तो ऐसे सब्जेक्ट लेके जो टीचर्स साहिबान हैं वो क्रिएटिव एजुकेशन देते हैं बच्चों को। ये बात का ध्यान रखिए, क्रिएटिव एजुकेशन जो है वो सब सरकार की तरफ से नहीं हो सकती, ये टीचर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो टीचर हमारे भी उसी तरह से पढ़े हैं, जो क्लास में पढ़ा दिया, लटर लाके पास हो गए, टीचर बन गए, वो भी जो पढ़ा है वो उसी को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो इनोवेटिव थिंकिंग नहीं है ना, जो मैं कहना चाहता हूँ, आप समझते हैं। तो उसमें मैं यही बात कहूंगा कि साहू साहब जी ने कहा, धनेश्वर जी ने कहा, जो टीचर क्लास है उनको भी नई दिशा देनी होगी बच्चों को, और सिर्फ सिलेबस के ऊपर ही डिपेंड नहीं करना है। उनको नए आइडियाज देने, उनको खोज करने की जो
रुचि पैदा करनी है वो आप टीचर लोग पैदा कर सकते हैं। उनकी कितनी डेडिकेशन है वो टीचर पे डिपेंड करता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। दूसरा, जॉब्स के लिए बच्चों को उत्साह दें कि वो अपना व्यवसाय खोल सकें। जैसे साहू साहब ने कहा, लोगों के पास घर नहीं है, सीमेंट भी है, मिट्टी भी है, ईंट भी है, लेकिन जानकारी नहीं है घर कैसे बनाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में एक्स प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कार्टर। उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, कैंपेन चलाई थी, लोगों के जिनके पास घर नहीं है वो सोसाइटी जो है, समाज उनके लिए घर बना के देता है। जैसे गांव में घर नहीं है, गांव में कितने लोग हैं और सभी लोग मिलके अपना योगदान दें, सिर्फ लेबर का, और घर वाले कुछ थोड़ा बहुत पैसा जोड़ करके ईंट वगैरह मिट्टी का कर दें, तो लोग मिलके मकान बना देते हैं। फिर उस दूसरे लोग को मकान, एक लोग 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, मिलके एक आदमी का मकान बना देते हैं। उसी तरह से दूसरे 20 लोग जो हैं वो दूसरे को मकान बना कर दे देते हैं। इससे से जो सोसाइटी के जो इन्वॉल्वमेंट है ना एक दूसरे के साथ, इसमें बरादरी बढ़ती है, आपस में मित्रता बढ़ती है, योगदान बढ़ता है। तो ये बातें ऐसी हैं जो एक नए नए आइडियाज हैं जो हम लोग करते हैं। मैं खुद जाके, मुझे कभी ज्ञान नहीं था कि घर कैसे बनाना है, इंडिया से आए थे, पता ही नहीं था। अब मैंने जाके एक बार घर बनाया हमने, तो छत के ऊपर लकड़ी लगानी है, तो मुझे बताते अच्छा ये बात है, इतना बना दो। मैंने आरा चलाना सीखा, लकड़ी काटना सीखा, वो मेरी लकड़ी कटी छतों के ऊपर लगी। फिर मैंने घर को पेंट करना सीखा। तो ये काम जो है, अब मैं अपने घर में छोटे छोटे काम खुद कर लेता हूँ, किसी बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना, ये एक एटीट्यूड जो है लर्न करने का, हमारे जीवन में क्या क्या जरूरतें हैं उनको खुद ही सोचना होता है, ये बाहर से नहीं बता सकता आपको। तो ये जो है ना, खुद सोच के काम करने की जो रुचि है, ये पैदा करना जरूरी है। और सब देखिए, सब समस्याएं दूर हो सकती हैं जब हम खुद अपने ऊपर निर्भर करें। ये बात पहले कर चुके हैं कई बार, सेल्फ डिपेंडेंस जो है, आत्मनिर्भरता, वो भी बहुत जरूरी है। बस इतनी शब्द कहूंगा। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे संतोष साहू जी का, धनेश्वरी कुर्रे जी का, और अमेरिका से जसवीर पाटिया साहब का, और त्रिलोचन जगत जी हमारे साथ अभी लिफ्ट हो चुके हैं, उनका भी। मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले व्हाट्सएप मानवता चैनल से जुड़े दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि समय समय पर हमारे जो महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर हम जो डिबेट करते हैं उस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दें, कमेंट भी करें, ताकि हम समय समय पर ज्वलंत मुद्दों को लेकर, नए नए विषयों को लेकर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में लेके आते हैं। और आपकी प्रतिक्रिया से हमें हौसला अफजाई मिलता है, और हम ऐसे विषय को लेकर के, ऐसे देश और दुनिया में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया में नहीं दिखाना चाहती है, न बताना चाहती है, उसको लेकर के हमारा ये सोशल मीडिया है, और इसी पर हमारा फोकस है। तो मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमें प्रोत्साहन दें, मनोबल दें, और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित भी करें। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार। थैंक यू।